फ्रेंड्स, अब हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए क्लास 6 की हिस्ट्री का रिवीजन करेंगे और हम ये देखेंगे कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हालांकि सभी चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं बीच बीच में आपको ये बताते चलूँगा कि क्या बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला वर्ड है इसमें आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी को आप जानते हैं, आर्कियोलॉजी एक ऐसा साइंस है दैट स्टडीज़ ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू एविडेंसेस ऑफ द पास्ट। तो आपसे आर्कियोलॉजी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या आपसे ऑप्शन में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है। फिर इंडिया का जो नाम है वो कौन सी नदी से मिला, उसको इंडस नदी से मिला है, जो पर्सियन ने उनको दिया है। इंडस को सिंधु नदी भी कहा जाता था। मानुस्क्रिप्ट क्या होता है? एक हैंड रिटन बुक होती है जिसको मानुस्क्रिप्ट कहा जाता है। ठीक है ना, अपन पहले इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो मानुस्क्रिप्ट के बारे में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हिस्ट्री क्या है? तो हिस्ट्री जो है स्टोरी ऑफ ह्यूमन पास्ट जो है उसको क्या कहा जाता है? हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टोरी ऑफ ह्यूमन पास्ट को क्या कहा जाता है। फिर आते हैं हम इसके मैच द कॉलम में। तो मैच द कॉलम में नर्मदा वैली का नाम दिया है क्योंकि यहाँ पर हंटिंग गैदरिंग के बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। ठीक है, नर्मदा वैली। फिर दूसरा दिया है मगध। मगध क्या था? ये पहला बिग किंगडम है जिसके बारे में इतिहास की किताबों में मिलता है। सम्राट अशोक इससे जुड़े हुए हैं, मगध से। चंद्रगुप्त मौर्य जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मगध का पूछा जाता है कि जो फर्स्ट बिग किंगडम है उसका क्या नाम है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है और ये अंडरलाइन भी है। जो चीज़ें अंडरलाइन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर गारो हिल्स में हमको अर्ली एग्रीकल्चर के सबूत मिलते हैं। और इंडस और इट्स ट्रिब्यूटरीज, इंडस और उसकी जो सहायक नदियां हैं वहाँ उसके आसपास पहली सिटीज़ मिलती हैं। और गंगा वैली के आसपास जो है 2500 ईयर्स एगो के समय में जो सिटीज़ थी उनके बारे में मिलता है। तो ये मैच द कॉलम आपको याद रहना चाहिए कि किसके साथ किसको मैच करना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर है लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मानूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन। मानूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन में क्या डिफरेंस है? तो ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। मानूस्क्रिप्ट जो होते थे वो पाम लीव्स में लिखे जाते थे, जबकि जो इंस्क्रिप्शन होते थे वो स्टोन और मेटल में इनग्रेव किए जाते थे। इनग्रेव किए जाते थे मतलब उनको पत्थरों पर जो है उनकी खुदाई करके उनको लिखा जाता था। पत्थरों को पर किसी नुकीली चीज़ से क्या होता था, नाम लिखते थे या कुछ, तो उसको जो है इनग्रेव करना कहते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट विच आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड। आपको ये बताना है कि कौन कौन सी चीज़ आर्कियोलॉजिस्ट को किसी पुरानी जगह पर मिल सकती है। तो रिमेन ऑफ बिल्डिंग, ये आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी चीज़ आर्कियोलॉजिस्ट के कोई काम की नहीं है। या आपसे 4 ऑप्शन में ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी चीज़ जो है मिट्टी से बनी है या कौन सी चीज़ मेटल से बनी है। इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि आर्कियोलॉजिस्ट वो व्यक्ति होता है जो ज़मीन में खुदाई करते समय वो देखता है कि मतलब जब कहीं से खुदाई करते हैं तो वहाँ से यदि कोई सिक्के निकलते हैं या कोई चीज़ निकलती है तो वो स्टडी करता है उनकी और पता लगाता है कि वो किस ज़माने के सिक्के हैं या किस ज़माने के बर्तन हैं। तो उसको क्या क्या मिल सकता है? उसको रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मिल सकता है, पेंटिंग और स्कल्पचर मिल सकता है, कोई पुराने टूल मिल सकते हैं, वेपन्स मिल सकते हैं, वेपन्स माने हथियार, पॉट्स मिल सकते हैं, ऑर्नामेंट मिल सकते हैं, कॉइन्स और बोन्स ऑफ बर्ड भी मिल सकती है। उससे ये पता लगता है जैसे कि पहले कौन से एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे। ठीक है, लोग कैसे रहते थे। तो ये सारी चीज़ों को पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट को निम्न चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आपके टीचर आपसे ये चीज़ें लिखने के लिए भी कह सकते हैं कि बताइए आर्कियोलॉजिस्ट को कौन सी चीज़ें मिल सकती हैं। तो आपको इनमें से कोई भी चीज़ों की स्पेलिंग अच्छे से याद होना चाहिए। फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि वाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड। अब क्या होता है कि जो इतिहास होता है उसमें हमको राजा महाराजाओं के बारे में तो मिलता है लेकिन ऑर्डिनरी मैन के बारे में नहीं मिलता। तो क्योंकि उन लोग ऑर्डिनरी लाइफ रहते थे। जैसे हमारे बारे में हम लोग कहाँ रखते हैं रिकॉर्ड में, बताइए। आपके दादाजी, आपके परदादा, इनके बारे में हमारे पास कुछ लिखा है क्या? हमारे पास कुछ नहीं है लिखा हुआ।
तो इसी तरह से जो ऑर्डिनरी मैन होते थे वो कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे, क्योंकि वो कोई बहुत नोटेबल काम नहीं करते थे। जबकि राजा महाराजा क्या करते थे, युद्ध लड़ते थे, महल बनाते थे, तो वो अपने यहाँ पर एक इतिहासकार रखते थे, हिस्टोरियन रखते थे, जो ये सब चीज़ें लिख के रखता था। फिर है डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 वेज, आपको 2 तरीके बताना है जिससे आप कह सकते हैं कि राजा की ज़िंदगी फार्मर की ज़िंदगी से अलग थी। तो ये तो आप जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। भाई फार्मर को क्या होता था, फील्ड में काम करना पड़ता था, पर राजा की जो ड्यूटी थी वो सिटीजन को प्रोटेक्ट करने की थी। प्रोटेक्ट करना मतलब रक्षा करना। फिर राजा जो था वो लड़ाइयाँ लड़ता था और रिकॉर्ड रखता था, जैसे अभी हमने पढ़ा। जबकि फार्मर्स जो होते थे वो ऑर्डिनरी लाइफ जीते थे और वो कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे। तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन हो गया। इसमें जहाँ जहाँ जैसे मैच द कॉलम है, ठीक है, जहाँ जहाँ अंडरलाइन है, जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मतलब यदि मान लीजिए आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है और ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो दोनों में थोड़ा सा अलग अलग आएगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम का मतलब होगा कि आपको पेपर पे लिखना पड़ेगा, तो यदि वो वाले आएंगे तो आपसे शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ठीक है, खालिस्तान, ये सब पूछे जाएंगे, मैच द कॉलम, ठीक, और ऑप्शन वाले पूछे जा सकते हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन वाले। और यदि सिर्फ गूगल फॉर्म पे हो रहा है या आपका मान लीजिए ऑप्शनल वाला एग्ज़ाम हो रहा है, ऑप्शन वाला, तो आपको फिर ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछा जाएगा कि इंस्क्रिप्शन कहाँ पर लिखे जाते हैं, ठीक है, मानूस्क्रिप्ट क्या होता है, आर्कियोलॉजिस्ट किसको कहते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखिए। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 के रिवीजन में। चैप्टर नंबर 2 का नाम है ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा किस एज को क्या कहते हैं। पैलियोलिथिक एज को कहते हैं ओल्ड स्टोन एज, मीसोलिथिक एज को कहते हैं मिडिल स्टोन एज, नियोलिथिक एज को कहते हैं न्यू स्टोन एज, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान रखना है, क्योंकि अब आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओल्ड स्टोन एज इज कॉल्ड, तो अब आपको उसमें से ढूंढना पड़ेगा कि किसको ओल्ड स्टोन एज कहते थे। तो पैलियोलिथिक एज को ओल्ड स्टोन एज कहते थे। इनको ऐसा क्यों कहते थे, क्योंकि इनमें क्या होता था, आपने इस चैप्टर में पढ़ा था कि अलग अलग तरह के जब मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा, खुदाई की, तो उनको पता चला कि कई जगह पत्थर के स्टोन, क्योंकि बहुत समय पहले लोग पत्थर के स्टोन यूज़ करते थे, फिर थोड़े और नुकीले यूज़ करने लगे, न्यूलिथिक एज में तो मेटल का यूज़ करने लगे। तो हमें ये तीनों एज के नाम अच्छे से पता होना चाहिए। फिर माइक्रोलिथ का मतलब होता है द टाइनी एंड स्मॉल स्टोन टूल्स। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई टाइनी और स्मॉल स्टोन टूल्स को क्या कहा जाता है। फिर है हंटर गैदरर, किसको कहा जाता था। हंटर गैदरर अर्ली पीपल को कहते थे जो हंटेड करते थे वाइल्ड एनिमल को, फिश को पकड़ते थे, बर्ड को पकड़ते थे और जंगलों से फ्रूट, रूट, नट, सीड, लीव्स, स्टैल्क और एग को इकट्ठा किया करते थे। तो ये जो लोग थे इनको हंटर और गैदरर कहते थे। तो अब आपको ध्यान, इसलिए इनको हंटर गैदरर कहा जाता है। फिर केव पेंटिंग, केव पेंटिंग कई जगह पर क्या होता है, रॉक शेल्टर्स, जैसे भोपाल के पास भीमबेटका है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम गुफाओं में जाते हैं तो हमें वहाँ पर पेंटिंग मिलती है। तो वो पेंटिंग 10,000 साल पुरानी है और वो पेंटिंग किसने किया, वो पेंटिंग उन लोगों ने किया जो उन गुफाओं में रहते थे। तो ऐसी पेंटिंग को केव पेंटिंग कहते थे। तो ये केव पेंटिंग कहाँ मिलती है, ये रॉक शेल्टर्स में मिलती है। अब आपसे खालिस्तान पूछे जा सकते हैं। हंटर गैदरर जो होते थे वो केव्स या रॉक शेल्टर्स में क्यों रहते थे, क्योंकि उनको शेल्टर मिलती थी। कैसे शेल्टर मिलती थी, रेन, हीट और विंड से। भाई जैसे हम घरों में रहते हैं वैसे जो अर्ली ह्यूमन थे वो कहाँ रहते थे, वो केव्स में रहते थे। फिर ग्रासलैंड, ग्रासलैंड मतलब घास के मैदान, वो लगभग कितने साल पहले डेवलप किए लोगों ने गाय के लिए, भैंस के लिए या कैटल के लिए घास उगाना या घास के मैदान बनाना कब शुरू किया, तो 12,000 ईयर्स एगो उन्होंने ये काम शुरू किया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर है अर्ली पीपल पेंटेड, अर्ली पीपल ने कहाँ पेंटेड किया केव्स पर, तो उन्होंने वॉल पे पेंट किया, ठीक है। फिर ये एक जगह का नाम है हुनांसगी। तो ये यहाँ पर जो टूल मिले वो कौन कौन, वो किससे बने थे, तो वो टूल स्टोन से बने हुए थे, वो किसी और चीज़ से नहीं बने थे। अब स्टोन से बने टूल थे इसलिए वो या तो पैलियोलिथिक के होंगे या मीसोलिथिक एज के होंगे,
ठीक है ना। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि खालिस्तान में हमें क्या लिखना है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर कि आप बताइए कि भीमबेटका, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से आएगा जो मैंने आपको लिखवाया है कि भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। हुनानसगी कहाँ है, वो कर्नाटक में है। और कुरनूल कहाँ है, वो आंध्र प्रदेश में है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा जो साइट है वो कहाँ पर है। मैप में भी आप देख सकते हैं, बुक में ही दिए हुए हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 कि हंटर गैदरर ट्रैवल करते थे प्लेस टू प्लेस, ठीक। और वो आज के समय से जो हम ट्रैवल करते हैं वो उनमें क्या डिफरेंस है। पहले वो लोग ट्रैवल करते थे, ट्रैवल करना मतलब यात्रा करना। तो हंटर गैदरर जो थे वो सर्च करते थे प्लांट को, एनिमल को, और ठीक है, और वाटर को भी सर्च करते थे ड्राई सीजन में। तो ये हंटर गैदरर इसलिए ट्रैवल करते थे। लेकिन हम लोग आजकल जो ट्रैवल करते हैं वो जॉब को सर्च करने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए, और इंटरेस्टिंग प्लेस पे जाने के लिए, बिजनेस पे जाने के लिए, बिजनेस ट्रिप पे जाने के लिए, और दोस्तों और रिलेटिव से मिलने के लिए जाते हैं, तब हम ट्रैवल करते हैं। तो आज के समय में हम ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ये आपको बड़ा आंसर क्वेश्चन है, तो इसे पूरा याद करना पड़ेगा। तो आप अपने मन से भी छोटा मोटा इसका आंसर लिख सकते हैं कि इसी, देखिए आधा आंसर तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, पढ़ के देखिए आप। वाई डिड हंटर गैदरर्स ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो हंटर गैदरर ट्रैवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस किस लिए जाते थे, ये तो देखिए आप क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, इन सर्च ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है ना। अब वो क्यों जाते, अब इतना भी यदि आप लिख देंगे तो आपको नंबर दे देगा टीचर, ठीक है। फिर दे हैड टू गो, उनको जाना पड़ता था, इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजन। अब हमसे पूछ रहा है कि आज हम क्यों ट्रैवल करते हैं, तो हम इतना भी लिख सकते हैं, वी ट्रैवल टुडे टू मीट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। इतना भी यदि आप लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन को पूरा लिखते आना चाहिए। तो अच्छे से क्वेश्चन को फिर से सुनिए और फिर से उसको लिखने की कोशिश करिए, घबराइए मत कि इतना बड़ा आंसर हम कैसे याद करेंगे। फिर आते हैं व्हाट टूल्स है वुड यू यूज़ टुडे फॉर कटिंग फ्रूट। तो अब आज आप कौन सा टूल यूज़ करते हैं, तो हम लोग नाइफ़ का यूज़ करते हैं, और वो स्टेनलेस स्टील से बना होता है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है कि कौन से 3 तरीके हैं जिनसे हंटर गैदरर फायर का यूज़ करते थे। तो फायर का यूज़ किस चीज़ के लिए करते थे, तो हंटर गैदरर जो फायर का यूज़ करते थे वो फूड को कुक करने के लिए, स्केयर अवे एनिमल्स मतलब जंगली जानवरों को भगाने के लिए, और सोर्स ऑफ लाइट के लिए यूज़ करते थे। और आज के समय में हम किसके लिए यूज़ करते हैं, हम लोग भी जो है आज जो है कुक फूड करने के लिए ही फायर का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये बात अलग है कि हम हीटर से भी खाना बना सकते हैं, ठीक है ना, इंडक्शन से भी खाना बना सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंस है। अब चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं कि फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इसमें कुछ कीवर्ड दिए हुए हैं, तो कई बार क्या होता है टीचर कीवर्ड ही पूछ लेता है कि हर्डिंग का मतलब क्या होता है, तो एनिमल को पालना हर्डिंग कहलाता है। हर्थ क्या कहलाते हैं, तो जो फायर प्लेस होते हैं, चूल्हे जो होते थे पहले टाइम पे, चूल्हे समझते हैं ना आप, जैसे आज गैस चूल्हा होता है वैसे ही पहले मिट्टी का चूल्हा होता था, उसको हर्थ कहा जाता था। ट्राइब क्या होते हैं, ट्राइब का मतलब होता है जो फार्मर और हर्डर जो छोटे छोटे गाँव में रहते थे, जनजातियाँ जिनको कहते हैं, जो जंगलों में आज भी रहती हैं, उनको ट्राइब कहा जाता था। नोमेड क्या होता है, नोमेड मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहता है, उसको नोमेड कहते हैं, ठीक है। जो पहले ज़माने में बंजारे टाइप के जो लोग होते थे, अब मैन हु वंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, काहे के लिए, इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, फूड और शेल्टर को लिए। स्टोन एज किसको कहते हैं, द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन कल्चर, जब मैन ने स्टोन को यूज़ किया टूल के रूप में, तो उसको स्टोन एज कहते हैं। तो ये सबसे पहले अपन को क्या है, चैप्टर के कीवर्ड पता होने चाहिए। देखिए आपका जो चैप्टर नंबर 3 है वो पुरानी बुक और नई बुक में अलग अलग है, पुरानी बुक में थोड़ा सा अलग है, नई बुक में अलग है। तो अभी नई बुक के हिसाब से हम देख रहे हैं, ठीक है। तो पहले कीवर्ड हमको समझ में आना चाहिए, ठीक। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, जो ह्यूमन रेस का, मानव जाति का अध्ययन करता है। देखिए आर्कियोलॉजिस्ट अलग होता है, आर्कियोलॉजिस्ट जो होता है वो एविडेंसेस का अध्ययन करता है, हिस्ट्री साइंस का अध्ययन करता है।
ठीक है ना। ऐसे साइंस का जो पास्ट की चीज़ों से जुड़ी होती है। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होता है वो ह्यूमन के डेवलपमेंट का, कि आदमी पहले कहाँ रहता था, वो कैसे उसके हाथ पैर थे, वो कैसे कैसे धीरे धीरे के, ये कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पहले इंसान बंदर थे, तो हाँ वो इस चीज़ की स्टडी करता है, उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हमको कीवर्ड अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं कंप्लीट द सेंटेंस। कंप्लीट द सेंटेंस का मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हंटर गैदरर जो थे वो रॉक्स के शेल्टर पर रहते थे क्योंकि वो अपने आप को रेन, विंड और सनलाइट से प्रोटेक्ट करना चाहते थे। ग्रासलैंड जैसे अभी हमने पढ़ा वो कब डेवलप हुए, वो 12,000 ईयर्स एगो डेवलप हुए, ठीक है। फिर वाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो लोग फसल उगाते थे उनको एक ही जगह क्यों रहना पड़ता था। तो जो लोग फसल उगाते थे, भाई फसल उगाएंगे तो उनको एक ही जगह रहना पड़ेगा ना, क्योंकि उनको लुक आफ्टर करना पड़ेगा उनकी फसलों को, क्रॉप्स को, और उनको वाटर भी तो देना पड़ेगा। तो ये दो बातें हमको लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन से ही आंसर बनेगा। पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। इतना तो कहाँ लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन में लिखा है ना। अब हमको लिखना है, यहाँ से याद करना है, बिकॉज दे हैड टू लुक आफ्टर द क्रॉप्स, क्योंकि उनको क्रॉप्स की देखभाल करना पड़ता था। एंड दे हैव टू वाटर देयर क्रॉप्स, और उनको क्या होता था, उनकी क्रॉप्स को पानी देना पड़ता था, ठीक है ना। इसीलिए ये क्वेश्चन का आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे विकल्प में भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन वाले में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कि लोगों को एक जगह क्यों रहना पड़ता था, जो लोगों को तो वो क्रॉप्स को देखने के लिए, एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, पानी देने के लिए, ठीक। आगे है, वाई डू आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट मैनी पीपल हु लिव्ड इन मेहरगढ़ वर हंटरर टू स्टार्ट विथ एंड द हर्डिंग बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट लेटर। अब ये मेहरगढ़ नाम की जगह है, अपन ने लेसन में पढ़ा था, आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा क्यों लगता है कि पहले वहाँ के लोग हंटर थे और बाद में फिर धीरे धीरे उन लोगों ने एनिमल को पालना, हर्डिंग करना शुरू किया। हर्डिंग का मतलब एनिमल को पालना। तो ये कैसे कैसे उनको पता चला। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा है आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड, आर्कियोलॉजिस्ट को मिला, क्या मिला, बोन ऑफ मैनी एनिमल्स, जैसे डियर का मिला। तो कुछ जगहों पर उनको क्या हुआ, डियर के बोन मिले, जिससे उनको ये पता चला कि वो लोग पहले हंटर थे। बाद में उनको क्या पता चला कि उनको शीप के बोन मिले, गोट के बोन मिले, तब उनको पता चले कि अच्छा ये लोग शीप और गोट को पालते भी थे। तो इस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट को पता चले कि पहले यहाँ के लोग शिकार करते थे क्योंकि उनको ज़्यादातर डियर की हड्डियाँ मिली, और बाद में उनको किसकी, कई जगहों पर खुदाई पर क्या मिला, बोन, किसकी बोन मिली, शीप की मिली और गोट की मिली। तो उससे उनको पता चल गया। अगला है, अब आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो ये भी आपको आता है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें आपको पूरी लाइन लिखिए, फिर बताइए कि वो चीज़ ट्रू है या फॉल्स है। यदि वो लेसन में लिखी हुई है तो वो ट्रू है, यदि वो नहीं, गलत है, तो वो फॉल्स है। जैसे पहले लिखा है, मिलेट्स हैव बीन फाउंड इन हॉलर। हॉलर नाम की जगह पर मिलेट मिले। मिलेट क्या होता है, जौ होता है। तो क्या जौ मिले हैं, तो आप अपनी बुक में देखिएगा, हाँ मिले हैं, तो ये बात ट्रू है। फिर पीपल इन बारजाहोम लिव्ड इन रेक्टेंगुलर हाउस। क्या जो बारजाहोम के लोग थे वो रेक्टेंगुलर हाउसेस में रहते थे, तो ये बात गलत है। तब आपको पता लगाना है कि वो कौन से तरह के हाउस में रहते थे। यदि रेक्टेंगुलर में नहीं रहते थे तो किस तरह के हाउस में रहते थे। अगला है चिरांड। चिरांड जो साइट है वो कहाँ पर है, क्या वो कश्मीर पे है, तो ये बात गलत है, कश्मीर पे नहीं है। तो अब आप पता लगाइए वो कहाँ पर है, बुक में कहाँ दी है। फिर जेडाइट, जेडाइट जो था वो एक मिनरल का नाम है, तो वो क्या चाइना से आता था, तो हाँ ये चाइना से आता था। तो ये बात सच है। तो जो बात सच होती है उसके आगे हम ट्रू लिखते हैं, जो बात गलत होती है उसके आगे हम फॉल्स लिखते हैं। फिर आगे लिस्ट द 3 वेज, हमको 3 वेज बताना है जिससे फार्मर की लाइफ और हर्डर की लाइफ जो थी डिफरेंट थी हंटर गैदरर से। तो 3 वेज क्या क्या थी। हंटर गैदरर जो थे वो कैप्ट मूविंग करते थे। देखिए ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। तो आपको ये, यदि मान लीजिए आपको आपके टीचर कहते हैं कि आपको जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम देना, ऑफलाइन का मतलब पेपर पेंसिल से एग्ज़ाम देना है, हो सकता है आपके टीचर आपको क्वेश्चन भेज दें, तो तब आपको ये याद करके लिखना पड़ेगा।
तो इसको आप याद कर लीजिएगा। पहला पॉइंट है हंटर गैदरर जो थे वो कैप्ट मूविंग करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अभी हमने पढ़ा ना, क्यों जाते थे? इन सर्च ऑफ फूड। जबकि फार्मर और हर्डर एक ही जगह रहते थे। फिर है हंटर गैदरर लिव्ड इन केव्स। हंटर गैदरर जो थे वो केव्स में रहते थे, और जबकि जो फार्मर हर्डर थे वो एक ही जगह रहते थे। क्यों रहते थे एक ही जगह? क्योंकि उनको खेती करना पड़ता था। हंटर गैदरर वो केव्स में रहते थे, जबकि फार्मर और हर्डर जो थे वो अपने हट्स को और हाउस को बना लेते थे। फिर तो ये दूसरी बात हो गई, देखिए आप, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। आपके अपने किसी पेरेंट, आपके अपने कोई बड़े मतलब हैं आपके घर में, आपके पेरेंट हैं, आपके बड़े भाई हैं, तो उनसे आप हेल्प लीजिए। हंटर गैदरर, यहाँ हंट गैदरर हो गया है, इसको हंटर गैदरर लिखेंगे। हंटर गैदरर को कोई नो सिक्योर फूड सप्लाई, मतलब आप हंटर गैदरर थे, उनकी सिक्योर फूड सप्लाई नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि भाई कभी डियर मिला, कभी कोई एनिमल मिला तो खा लिए मार करके, कई बार हो सकता है वो एनिमल भाग जाए, तो उनको फूड की सप्लाई श्योर नहीं थी। जबकि फार्मर को जो थी वो फूड की सप्लाई श्योर थी। अब है आपको क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ये थोड़ा सा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं, 6th क्लास में आ गए, तो अब आपको ऐसे क्वेश्चंस याद रहने चाहिए, ठीक है ना। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स मेंशन्ड इन द टेबल। आपको टेबल में, अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा एनिमल किस काम आता था। जैसे शीप कौन से काम आती थी, गोट कौन से काम, आज भी उनका वही काम है। डॉग क्या काम आता था, तो वो गार्डिंग करता था। गार्डिंग करना मतलब, गार्ड करना मतलब रक्षा करना, जो भी उनके एनिमल थे उनकी रक्षा करता था। बफेलो क्या काम आती थी, तो ये भी आपको पता। ऑक्स किस काम आता था, और पिग किस काम आता था। फिर ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपकी बुक में नीचे की तरफ दिया हुआ है। लिस्ट द सीरियल। सीरियल्स का मतलब होता है जो अनाज आप खाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो वीट, राइस, मेज, बार्ली, बाजरा। बार्ली जो होता है वो जौ, मिलेट को ही कहा जाता है, छोटे मोटे अनाज होते हैं तो इनको कहा जाता है। तो इस तरह से इनका नाम अपन को पता होना चाहिए कि कौन कौन से सीरियल्स। सीरियल्स का मतलब एक वो टीवी वाला सीरियल नहीं, ये खाने वाले सीरियल्स की बात हो रही। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। इस चैप्टर का नाम है इन द अर्लियर सिटीज़। देखिए न्यू बुक्स में अलग नाम है और पुरानी बुक्स में अलग नाम है। सिटीज़ की स्पेलिंग इसमें गलत हो गई है, CITIES आना चाहिए, ठीक। तो अब कौन कौन सी अर्लियर सिटी है, इस पर बहुत अच्छा वीडियो भी बना हुआ है, आपने देखा होगा, मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है इसमें। तो सबसे पहला है इसमें आपसे पिक्चर वाले क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है ये चीज़ कहाँ मिली, क्योंकि हड़प्पा नाम की एक जगह थी जो खुदाई करते समय मिली थी, ठीक है ना। एक पूरा शहर मिला था ज़मीन के अंदर। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये 2 ऐसे शहर थे जो उस समय में बहुत फेमस थे और आज भी बहुत फेमस है। तो इन जगहों में कौन कौन सी चीज़ें मिली, क्योंकि इतने बड़े शहर जो थे वो अचानक से ज़मीन के अंदर मिलना, आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा शहर मिला, पूरे शहर का शहर ज़मीन के अंदर मिला। तो बहुत सारी चीज़ें मिली। तो ये जो लेसन है ये उन्हीं शहरों के बारे में बताता है। तो पहला है हड़प्पा। हड़प्पा जो होता है फर्स्ट अर्लीस्ट सिटी है जिसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खोदा गया, एक्सकावेट किया गया, मतलब खोदा गया। तो कौन सा फर्स्ट शहर था जिसको खोदा गया, ये आपसे पूछा जा सकता है। बताइए क्या नाम है? हड़प्पा। अगला है हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट नो दैट क्लॉथ वाज यूज्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब इनको कैसे पता चला भाई, इतने पुराने मतलब इतना पुराने समय का 5000-10,000 साल पहले की चीज़ कैसे मिली। तो उनको जब उन्होंने खुदाई की वहाँ पर, या खुदाई हुई जब, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि क्लॉथ वाज यूज्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकॉज रियल पीसेस ऑफ क्लॉथ, उनको वहाँ पर रियल पीसेस ऑफ क्लॉथ मिले, वर फाउंड अटैच टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वॉश एट मोहनजोदारो। मोहनजोदारो नाम की जगह में उनको क्या मिला कि एक सिल्वर वॉश पे, सिल्वर वॉश भी मिला। वॉश मतलब होता है जिस पे गुलदस्ता होता है ना, उस जिस पे अपन फूल रखते हैं, ठीक है ना, उस पर लिपटा हुआ मिला। तो ये अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि अब इससे पूछा जा सकता है भाई क्लॉथ कहाँ मिला, तो कहाँ मिला क्लॉथ? हड़प्पा में नहीं मिला, मोहनजोदड़ो में मिला, ठीक है ना। मोहनजोदारो बोलते हैं इसको। अब आगे बढ़ते हैं
मैच द कॉलम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कौन सा जो मेटल है वो कहाँ, मतलब कहाँ से वो लोग, ये लोग व्यापार भी करते थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वाले, तो वो कौन सा मेटल कहाँ से लाते थे? तो कॉपर कहाँ से लाते थे वो लोग? राजस्थान से। गोल्ड कहाँ से लाते थे? कर्नाटक से। टिन कहाँ से आता था? अफ़गानिस्तान से। और प्रेशस स्टोन जो था वो लोग उसका भी व्यापार करते थे, तो बिजनेस करते थे, तो वो कहाँ से लाते थे वो? तो वो लाते थे गुजरात से। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यदि आपका मान लीजिए ऑफलाइन एग्ज़ाम हो, आप घर बैठकर एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपसे ये विकल्प में पूछा जाएगा। अगला है क्वेश्चन, वाई वर मेटल्स राइटिंग द व्हील एंड प्लाउ इम्पॉर्टेंट फॉर द हड़प्पन्स? हड़प्पन्स के लिए ये चीज़ें क्यों ज़रूरी थी? तो मेटल किसके लिए ज़रूरी थी? टूल बनाने के लिए, वेपन बनाने के लिए, ऑर्नामेंट मतलब ज्वेलरी बनाने के लिए, और वेसल्स मतलब बड़े बड़े बर्तन बनाने के लिए। तो इनमें से आपको लिखना पड़ेगा कि मेटल क्यों यूज़ करते थे। तो आज भी हम मेटल इसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। राइटिंग क्यों ज़रूरी थी? क्यों राइटिंग करते थे? तो वो रिकॉर्ड को मेंटेन करते थे, ठीक है। उनकी भाषा है, आप देखिएगा आपकी बुक में उनकी भाषा में उन्होंने कुछ कुछ लिखा है, वो आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, कोई समझ ही नहीं पाया उन लोग क्या लिखते थे। फिर है क्योंकि भाई उस ज़माने में कोई आप उसको बताने थोड़ी ना आएगा कि हम इसको ये लिखते थे, ठीक है ना। मगर वो राइटिंग करते थे, क्यों करते थे? रिकॉर्ड रखने के लिए। फिर व्हील क्यों यूज़ करते थे? व्हील आपको पता ही आज भी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता था। और एक और लिखा प्लाऊ, प्लाऊ क्यों यूज़ करते थे? तो प्लाऊ वो टिलिंग फील्ड लैंड के लिए यूज़ करते हैं। टिल करना मतलब होता है खुदाई करना या जुताई करना बोलते हैं, ठीक है। तो लैंड की को क्या होता है, खुदाई करना पड़ता है ताकि वो फार्मिंग कर सकें, तो उसके लिए उनको एक हल की ज़रूरत पड़ती थी, उसको इंग्लिश में प्लाऊ कहते थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ों की उनको ज़रूरत पड़ती थी। तो आपसे आपके टीचर पूछ सकते हैं कि बताइए प्लाऊ का क्या यूज़ था, व्हील्स का क्या यूज़ था। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और यदि आपसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये नाम आपको खुद लिखना पड़ेगा और फिर उनके सामने आपको उनका डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। आपको लिस्ट बनाना है टेराकोटा टॉयज़ की जो आपके लेसन में आए हैं। तो ये क्वेश्चन तो खैर उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी कौन कौन से वहाँ पर टेराकोटा मतलब होता है जो आपके यहाँ चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, उसी तरह के जो मतलब उसी से जो टॉयज़ बनते थे। उस ज़माने में टॉयज़ भी लोग बनाते थे। तो क्या क्या मिला? एनिमल फिगर मिला, व्हील्ड फिगर मिला, टॉय प्लाऊ मिला, और उनको बच्चों को बड़ा मज़ा आता रहा होगा। तो ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं, मगर फिर भी हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉयज़ वो बनाते थे। फिर अगली बात आ गई कि मेक अ लिस्ट ऑफ कि हड़प्पन लोग क्या क्या खाते थे। तो आपको हड़प्पन लोग क्या क्या खाते थे? तो हड़प्पन लोग जो थे राइस, वीट, बार्ली, पल्स, मस्टर्ड, पी, लिनसीड, ये सब खाते थे। और आज भी हम लोग ये सब चीज़ें खाते हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग कोई अलग चीज़ खाते थे, ठीक है ना। अब ये बात अलग है कि वो लोग नूडल नहीं खाते थे, है ना। तुम लोग तो खाते हो ना नूडल, तो नूडल मत लिख देना, नहीं तो तुम नूडल पास्ता लिख दो, ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। पिज़्ज़ा बर्गर भी वो लोग नहीं खाते थे, अपन लोग खाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। डू यू थिंक दैट लाइफ ऑफ फार्मर एंड हर्डर हु सप्लाइड फूड टू हड़प्पन सिटीज़ वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर यू रेड अबाउट इन चैप्टर 3? तो ये वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि फार्मर और हर्डर की क्या लाइफ थी, ठीक है। और तो ये क्योंकि क्या है, ये लेसन नंबर यहाँ से थोड़े से गड़बड़ हो गए हैं नई बुक और पुरानी बुक में। तो आप इसकी चिंता मत करिए, अब आप याद करने की कोशिश करिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या है, हड़प्पन में फार्मर और हर्डर जो थे वो एग्रीकल्चर करते थे ऑर्गेनाइज वे में, ठीक है। और वो क्या करते थे कि जो भी उनका बाकी जो सरप्लस बचता था वो उसको बेच भी देते थे, ठीक है, और दूसरी डिमांड के लिए। जबकि हमने पढ़ा कि हार्डर जो थे वो केवल अपने यूज़ के लिए, जो चैप्टर 3 में जो किसान हमने पढ़े जो बहुत पहले किसान थे, तो वो लोग क्या होता था, वो लोग व्यापार नहीं करते थे। उस समय में क्या होता कि देखिए 3 एज हैं। पैलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज, तो उसका किसान अलग था, ठीक है। मीसोलिथिक मतलब मिडिल स्टोन एज, और नियोलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज। तो ये वो वाले किसानों की बात हो रही है जो हड़प्पा और मोहनजोदारो में रहते थे। तो इनमें और जो हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़े जो किसान,
उनका क्या डिफरेंस था, तो वो लोग अपने यूज़ के लिए सामान रखते थे। जबकि ये वाले जो चैप्टर वाले किसान थे वो लोग क्या करते थे, जो सरप्लस चीज़ें थी उनको बेच दिया करते थे। सरप्लस का मतलब होता है जैसे मान लीजिए अपन ने गेहूँ उगाए, ठीक है ना, तो गेहूँ उगाए तो क्या हुआ, मान लीजिए अपने घर में अपन को कितना लग रहा है, मान लीजिए अपने घर के लिए लग रहा है 5 बोरा बोलते हैं उसको, जिसमें सैक भी बोलते हैं। तो आपको 5 बोरे लग रहे हैं। अब बाकी मान लीजिए आपके खेत में हुए 10 बोरे, तो 5 बोरों का क्या करोगे आप, उसको बेच दोगे, तो उसको सरप्लस बोलते हैं, ठीक है ना। और क्यों बेचोगे, बेच के क्या करोगे, फिर और दूसरी चीज़ ले लोगे। तो वो इसीलिए यूज़ करते थे। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा पूरा लेसन। तो ये था आपका रिवीजन हिस्ट्री का। ऐसे ही ज्योग्राफी का करना है, ऐसे ही सिविक्स का करना है। तो 4-4 चैप्टर या 3-3 चैप्टर जो भी आपके आ रहे हैं, तो मैं आप कोशिश करूँगा कि अब मैं आपको रिवीजन करा दूं और अच्छे से समझा दूं। तो मैंने आपको सब समझा दिया। अब आपको ध्यान रखना, एक बार और सुन लीजिए। आपको चूज़ द करेक्ट आंसर आ सकता है, आपको मैच द कॉलम आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, ट्रू फॉल्स आ सकता है, फिर शॉर्ट आंसर आ सकते हैं और लॉन्ग आंसर आ सकते हैं। अब आपको क्लास 6 से लेकर के आगे जितनी भी क्लासेस आ रही हैं उसमें जब भी आप सोशल साइंस पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद माने लिखते आना चाहिए और समझते आना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसा आपका पेपर होगा उस हिसाब से आपको तैयारी करना है, ठीक है, पर तैयारी पूरी रखना है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो आप जो है अब इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।